आज हम लोग प्राचीन प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत टॉपिक का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत है। इंट्रोडक्शन के रूप में सबसे पहले बता दें कि पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है जो भूमि के अंदर खुदाई से मिली वस्तुओं को पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। भूमि के अंदर जो भी प्राचीन काल से जो गढ़े हैं ज़मीन में, उसको खोद करके निकाल कर उसके आधार पर इतिहास लिखने को ही पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। ठीक, जो दो तरह से खुदाई होती है, एक क्षैतिज और एक लंबवत। लंबवत से हमें चलता है पता कि यहाँ पर कितनी सभ्यताएं का विकास हुआ था पहले, और क्षैतिज के आधार पर इन सभ्यता का विकास कितनी दूर तक था। तो क्षैतिज से क्या चलता है पता कि उसका विस्तार कहाँ तक था, और लंबवत खुदाई से क्या चलता है पता वहाँ पर कितनी सत्ताएं वहाँ पर बसी थी अलग अलग। ठीक, ऐसे सारी चीज़ का हम लोग क्लास डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर उतना समय नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट निकलते हैं जो हम लोग ज़रूरत है। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत में बहुत सारे चीज़ आते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ तीन ही खंड को ज़्यादा बल देंगे जो एग्ज़ाम के व्यू से बराबर आते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यहाँ पर जो एग्ज़ाम के व्यू से जो ज़्यादा प्रश्न आते हैं उन्हीं का मैं वीडियो बनाऊँगा। क्लास जब चलेगा तो उसमें हम सारा डिस्कशन करेंगे टोटल का। पुरातात्विक स्रोत जो है वो पहले वो तीन तरह से मुख्य रूप से हम मानेंगे हम लोग अभी फिलहाल: अभिलेख, सिक्के और मृदभांड। ठीक, इसी तीन का क्वेश्चन बराबर आते रहता। सबसे पहले आता अभिलेख। अभिलेख मैंने अभी मतलब स्वयं, लेख में लिखा हुआ, स्वयं से लिखा हुआ, और ये दो चीज़ों पे लिखता था: ताड़ के पत्तों पर, ताम्र पत्तों पर, पत्थरों पर, स्तंभों पर, गुफाओं पर। ठीक, तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत के रूप में एक अभिलेख है या ताम्रपत्र है। ठीक, तो सबसे पहले ये अभिलेख या ताम्रपत्र को हम तीन पार्ट में मिलकर पढ़ाएंगे। ऐसा अशोक से पहले का, एक अशोक के समय का, एक अशोक के बाद का। ठीक, तीन अभिलेखों, बताओ अभिलेख को कितने खंड में पढ़ेंगे हम लोग? एक अशोक के पूर्व के जो ताम्रपत्र अभिलेख है, दूसरा अशोक के समय का, और तीसरा अशोक के बाद। अब बताइए इस अभिलेख को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होता है? तो उस समय की, जिस समय का अभिलेख होगा उस समय की तत्कालिक व्यवस्था को, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, उस समय का समाज कैसा था, उस समय का धार्मिक जीवन कैसा व्यतीत कर रहे थे, इन चारों चीज़ों का हमको अध्ययन करने को मिलता है। यानी अभिलेख एक तरह से किसी भी काल के इतिहास की राजनीतिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को और धार्मिक व्यवस्था की हमें जानकारी उपलब्ध कराता है। ठीक, नेक्स्ट आएंगे हम लोग अशोक से पूर्व का अभिलेख। तो अशोक से जो पूर्व का अभिलेख है वो ताम्रपत्र पर है, शिलपत्र पर नहीं है। बोलना किस पर है? वो ताम्रपत्र पर है। शिल मैंने पत्थर, पत्थर पर पहली बार अभिलेख लिखवाया था अशोक से शुरू होता है। तो अशोक के पहले के जो अभिलेख हैं वो किस तरह के हैं? ताम्रपत्र पर लिखे गए हैं। ताम्रपत्र मतलब ताम्र में तांबा, पात्र में बर्तन, तांबे के पत्रों पर लिखे गए। ठीक, इसी में अशोक के पहले के दो प्रमुख, एक सगोरा और एक महास्थान। ठीक, सगोरा और एक महास्थान, ये दोनों हैं, दोनों काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो सगोरा जो अभिलेख है वो है, यहाँ पर हो गया। सगोरा जो अभिलेख है वो है यूपी में है, यूपी में पड़ता है, और ये अशोक का माना था कि अशोक का ही है। ठीक, सीएम गलती से लिखा गया, और जहाँ अशोक लिखा गया था यहाँ लिखाएगा सीएम। ठीक, अब आता है सगोरा अभिलेख जो है वो ताम्रपत्र है, इसमें अन्नागार की चर्चा है, और महास्थान अभिलेख में भी अन्नागार की चर्चा है। तो पूछ सकता किन दो ताम्रपत्रों में अन्नागार की चर्चा है? तो सगोरा और महास्थान में। इसी महास्थान में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बंगाल जीतने की भी चर्चा है। तो महास्थान में दो एक्सेप्ट रखना याद, अन्नागार का उल्लेख है और सीएम द्वारा बंगाल। सीएम मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का बंगाल तक विस्तार था,
पूछ देगा चौथ मौर्य का बंगाल तक विस्तार था, इसका पता किस चलता है? महास्थान से। ठीक, नगार की चर्चा किन दो ताम्रपत्रों में है? तो नगार और सगोरा में। ठीक, सगोरा किसका है? अशोक का है। और महास्थान किसका है? सीएम का, माने चंद्रगुप्त मौर्य का, जो मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं हम लोग पिछले क्लास में साहित्य में पढ़े थे, इंडिका पुस्तक पढ़े थे जो मेगास्थनीज का, उसमें पढ़े थे तो पता चला था कि भारत में अकाल नहीं पड़ता, उसने कहा था। किसने? इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज ने कहा था कि भारत में अकाल नहीं पड़ता है, लेकिन उसी समय के दो ताम्रपत्र सगोरा और महास्थान ताम्रपत्र से इस बात की पुष्टि रहती है कि भारत में अकाल पड़ता था। इससे साबित होता है कि इंडिका में जो लिखी बातें हैं वो संदेहास्पद है। ठीक, तो इंडिका की पुस्तक में लिखी गई बातें क्या थी? कि भारत में अकाल नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। इस बात अकाल नहीं पड़ता है, इस बात को नकारा किसने? तो सगोरा ताम्रपत्र और महास्थान पत्र। कैसे? तो नगार की चर्चा है, और कहा था कि जब ये बड़े बड़े नगार थे, जब अकाल पड़ता हुआ तो इसी नगार से लोगों को अन्न या चावल की पूर्ति की जाती थी। ठीक, तो अशोक से पूर्व के दो ताम्रपत्र कौन कौन है? सगोरा और महास्थान। अशोक, ये तो अशोक का भी माना जा सकता है। नेक्स्ट आता है अशोक की पूर्ति का। ठीक, नेक्स्ट है अशोक का अभिलेख। तो एक तो सगोरा हो गया, लेकिन ताम्रपत्र है। अशोक का अभिलेख जो मेन है वो शुरुआत इसका था कि अभिलेख की जो शुरुआत होती है, जो शिलालेख पर लिखने की, पत्थर पर लिखने की। अभिलेख मैंने स्वयं, मैंने स्वयं लेख में मैंने स्वयं का लिखा हुआ। और शिलालेख मतलब होता पत्थर पर लेख लिखे की शुरुआत कब से हुई थी? अशोक के समय से। इसके पूर्व का हमें किसी तरह का शिलालेख का पता नहीं चलता। ठीक, तो अशोक का अभिलेख के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो पहला है कि प्राचीन काल का पहला शासक जिसका राजकीय अभिलेख सर्वाधिक है। मतलब अभी जितने भी प्राचीन काल के राजा हुए, बड़े बड़े महान राजा, उनका किसी का भी अभिलेख इतना नहीं जितना कि अशोक का है। कैसे पता चला? तो लगभग 54 प्लस हैं अभी तक ज्ञात, जो खोजे जा चुके हैं 54 प्लस है। पुरातत्ववेताओं द्वारा जो अभिलेख खोजे जा चुके हैं 54 प्लस है। ठीक, इन अशोक का जो अभिलेख है वो वर्तमान में 54 प्लस है, मैंने 54 अभिलेख उसके खोज जा चुके हैं। ठीक, अशोक ने जितने भी अभिलेख लिखवाए अपने, वो 11वें वर्ष से, शासनकाल के 11वें वर्ष से लेकर शासनकाल के 27वें वर्ष तक, इन्हें कुल कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक उसने लगभग क्या लिखवाया? अभिलेख लिखवाया। कब से शुरू कराया था? 11 वर्ष से। कब तक लिखवाया? 27 वर्ष तक। ठीक, भाषा। अब अशोक का अभिलेख जितने भी मिलेंगे उसमें लोग जो भाषा पढ़ेंगे, मुख्य रूप से प्राकृतिक भाषा का यूज होगा। भाषा का मतलब होता है जो हम बोलते हैं, लिपि मतलब होता है लिखना, ये दोनों में अंतर है। भाषा मतलब बोलना, ली से लिपि, ली से लिखना। तो बोलना का मतलब भाषा, लिखना मतलब लिपि। ठीक, तो पूछेगा सबसे प्रमुख उनकी भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। यानी अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे हुए थे? प्राकृत भाषा में। लेकिन कुछ अभिलेख खरोष्टी में भी लिखे हुए हैं, कुछ अभिलेख ग्रीक में भी बोले हैं, कुछ अभिलेख अरमाइक में भी बोले जाते हैं। यानी उनकी अभिलेख की जो भाषा है वो 4 प्रकार की है: प्राकृत भाषा, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। पूछेगा सर्वाधिक किस में है? तो प्राकृत में। ठीक, अब होता लिपि, जो लिखे गए हैं अभिलेख में, जो स्क्रिप्ट लिखा गया है किस लिपि में लिखा गया? तो मुख्यतः पाली में, खरोष्टी में भी, ग्रीक में भी, अरमाइक में भी। लेकिन ज़्यादातर किस में लिखे गए हैं? पाली लिपि में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृतिक में। ठीक, अब इस लिपि को सबसे पहले पढ़ने का श्रेय किसको है? जेम्स प्रिसेप को है, 1837 में, जो ब्रिटेन निवासी था। कहाँ का ये निवासी था? ब्रिटेन का था। पूछता बराबर अशोक की लिपि को पढ़ने का या भाषा को पढ़ने का सबसे पहले प्रयास किसने किया और सफल भी रहा? जेम्स प्रिंसेप ने। कहाँ का था? ब्रिटेन का। कब पढ़ा था? 1837 में। नेक्स्ट, अब होता है कि अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनको 3 भागों में बांटा था। एक शिलालेख, एक स्तंभ लेख और एक गुफा लेख। शिला मतलब बड़े बड़े पत्थरों पर,
स्तंभ मतलब पिलर पर, और गुफा मतलब केव में। ठीक। तो अशोक ने अपने नियम, कानून, सिद्धांत, अध्यादेश को किस पर लिखवाया था? 3 चीज़ों पर पूछता लिखना, शिलालेख पर, स्तंभ पर और गुफा पर। हर अभिलेख में उसने लिखा है मगध राजा प्रियदर्शी आहे। हर अभिलेख के ऊपर लिखा है क्या? मगध राजा प्रियदर्शी आहे। आहे मगध मतलब मगधों में प्रिय राजा ये कहता है। अब होता है शिलालेख कितने प्रकार के होते हैं? 2 उसके हैं, बृहद बृहद और यानी कुछ बड़े बड़े हैं और कुछ छोटे छोटे हैं। तो बृहद शिलालेख जो है वो 8 जगह से मिले हैं। शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी जो देहरादून में पड़ता है, सब कुछ देता है किस राज्य में पड़ता है तो उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? देहरादून में। गिरनार गुजरात में, सुपड़ा महाराष्ट्र में, धौली उमजौगढ़ उड़ीसा में, हीराकुड्डी दक्षिण में। सुदूर दक्षिण में कौन है वो? इसी जगहों पर उसने 14 बृहद विषय लिखवाए हैं। इसी 8 जगहों पर, यहाँ पर भी जैसे कालसी में उसने 14 आदेश लिखवाए हैं। 14 आदेश, इसी को आपको फॉलो करनी है, जिसका हम लोग आगे चर्चा करेंगे। वो 14 आदेश क्या है मेन। ठीक। लघु है मतलब छोटे छोटे पत्रों पर लिखा गया, जैसे लंपाक अफगानिस्तान में है, भाबरू राजस्थान में है, गुर्जरा एमपी में है, सगोरा यूपी में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है, मास्की आपको कर्नाटक में भी है। ठीक। अब आता है कि शाहबाजगढ़ा और मानसेहरा, एक ऐसे, इसका आगे भी चर्चा करेंगे, खरोष्ठी लिपि में है। इसके सारे अभिलेख, सारे लिपि, भातलिपि जो है ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन मुख्य रूप से कुछ है। शाहबाजगढ़ा और मानसेहरा खरोष्ठी लिपि में है। यानी शाहबाजगढ़ा और मानसेहरा में जो भी लिपि का उपयोग किया गया वो किस रूप में किया गया? खरोष्ठी लिपि में। सारे कोना जो कंधार में पड़ता है, सारे कोना द्विभाषी, एकमात्र लिपि जो सारे कोना में, एकमात्र अभिलेख जो अशोक का सारे जो क्या है द्विभाषी है, उस पर 2 भाषा में लिखा गया है, यूनानी और अरमाइक। यानी अशोक के जितने भी अभिलेख वो 4 भाषाओं में है। सबसे ज़्यादा वो किस भाषा में लिखा गया? ब्राह्मी में। ठीक। अब आता स्तंभ लेख। स्तंभ लेख मतलब जो पिलर पर हो, रोमंदेई है, लौरिया अरेराज है, ऐसे करके पूर्वी चंपारण है, ये सब है। गुफा में, कुछ गुफा में भी उन्होंने अभिलेख लिखवाए थे, अपना आदेश लिखवाया था। बराबर गुफा, नागार्जुनी गुफा। नागार्जुनी गुफा जो उसका पोता दशरथ का है। अशोक का गुफा कौन हुआ? बराबर गुफा हुआ। नागार्जुनी किसका? उसका पोता दशरथ का। ठीक। रोमंदी। याद रखना कि अशोक का अभिलेख कितने प्रकार के हैं? 3। शिलालेख, स्तंभ, शिल मैंने पत्थर, लेख मैंने लिखा हुआ, पत्थर पर जो लिखा हुआ हो। स्तंभ मतलब पिलर पर, गुफा मैंने केव, जो गुफा के अंदर लिखा हुआ। ठीक। अब होता है बृहद शिलालेख। तो बृहद शिला के बारे में भी हम चर्चा किए थे कि 14 ये आलेख हैं, बड़े बड़े पत्थरों पर लिखे गए हैं और 8 जगहों से इन पर लिखे गए हैं। यानी अपने पूरे बृहद शिलालेख को, यानी 14 आदेश को कितने जगह लिखवाया है? 8 जगह। कितने जगह लिखवाया? 8 जगह। जैसे देखो कहाँ, कालसी में, शाहबाजगढ़ी में, हमसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 जगह से। ठीक। इस 14 आदेश में उसने पाला क्या लिखा है? पाला में जो मेन है, 14 आदेश पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मेन है उसको हम बता दे रहे हैं। पाला में लिखा है पशु हत्या नहीं, यानी जीव हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाना चाहिए कहा था, लेकिन पूरी तरह से प्रतिबंध लगा नहीं पाया था, जैसा कि हम लोग मेंस में पढ़ेंगे तो इसको। उसने कुछ विशेष अवसर पर, अपने जन्मदिन पर, अपने राज्याभिषेक पर, बुद्ध के जन्मदिन पर आप पशु हत्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता अयोध्या अभिलेख था पुष्यमित्र शुंग का, इस अयोध्या अभिलेख से इसकी हत्या को समाप्त कर दी जाती है कि अब पशु हत्या होगा। ठीक। दूसरा अभिलेख में कहता है कि संगम जोगिन राज, जो सुदूर दक्षिण में था, संगम जोगिन राज, चेर, चोल, पांडे, इन तीनों की चर्चा है। ये तीनों संगम युग के थे, मतलब चेर, चोल, पांड को अपना पड़ोसी राष्ट्र कहा उसने। यानी इस दूसरे बृहद शिलालेख से हमको यह पता चलता है कि तीनों ये हमारे पड़ोसी राष्ट्र, यानी हमारे अंग नहीं थे, यानी अशोक का ये अंग नहीं था। ठीक।
3 नए अधिकारी की चर्चा करता है VBIS साहब। युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक। पूछ देगा युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक 3 नए अधिकारियों की चर्चा किस अभिलेख में करता है? तो तीसरे बृहस्पति लेख में करता है। कितने आदेश है? 14 आदेश है। कहता है चौथे लाइन में कहता है कि ब्राह्मण और भिक्षु का आदर करो। यानी इससे पता चलता है कि वो जो ज्ञानी लोग हैं उनका आदर करो। धर्म मामात्र की नियुक्ति VBI 5वें बृहस्पति लेख में करता है। धर्म मामात्र की नियुक्ति मतलब हुआ कि उसने जो धर्म बनाया था, हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसका चर्चा करेंगे। धर्म बनाया था जिसमें निषेधात्मक और व्यवहारिक रूप था। इन सब का पालन कराने के लिए उसने एक अधिकारी को नियुक्त किया था जिसका नाम था धर्म महामात्र। इन उसके विचारों को फॉलो कराना। 8वां में कहता है, 8वां लाइन में कहता है कि धर्म यात्रा मैंने किया है, जैसे रुमंदेई गया, निगाली सार गया, गया ये सब। ठीक। 12 में कहता है कि सभी धर्म के प्रति सहिष्णुता का भाव बनाए, जिससे सामाजिक समरसता को पता चलता है। तो पूरे सामाजिक समरसता वाला लाइन उसने कहाँ बोला था? किस? तो 12वें शिलालेख में। 13वां आदेश में क्या बोला? कलिंग युद्ध की चर्चा किया है। 261 BC में अपने शासनकाल के 8वें वर्ष 261 BC में उसने कलिंग का जीता, कलिंग को जीता है। तो उसके कलिंग जीतने की चर्चा किस में है? तो 13वें बृहस्पति में है। और चेर चोल पांड्य जो पड़ोसी राष्ट्र थे की चर्चा इसमें कहता है। तो चेर चोल पांड्य की चर्चा 2 जगह कहता है, एक दूसरे अभिलेख में, एक 13वें में। ठीक। पश्चिम के जितने भी राजा थे, जैसे अंतियोक, तुर्मै, भग, इनकी चर्चा करता। तो पश्चिम से उसका संपर्क था। ये चर्चा किससे मिलता? 13वें में। ठीक। और धौली और जौगढ़ जो है बृहस्पति लेख है, वहीं पर कहता सभी मनुष्य मेरी क्या है? संतान है। क्यों कहता है? तो कलिंग युद्ध के बाद उस काफ़ी हत्याएं की थी, इससे उसका दिल पिसीज गया और कहा कि अपने वहाँ के लोगों के सहानुभूति बटोरने के लिए उसने कहा सभी मनुष्य मेरी संतान है। यानी मैं अभिभावक हूँ, मेरे पिता हूँ और तुम लोग मेरे पुत्र हो। तो अभिभावक और पुत्र का रिश्ता उसने कहाँ जोड़ा था? तो उड़ीसा में। जो धौली और जौगढ़ कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। ठीक। नेक्स्ट अब आता है उसका शिलालेख। छोटे छोटे जो शिलालेख थे वो, एक है भाबरू। भाबरू जो बताए थे राजस्थान में पड़ता है। जो भाबरू में त्रिरत्न की चर्चा है, पढ़े होंगे हम लोग पहले। बुद्ध और धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो अशोक अपने शिलालेख में, भाबरू शिलालेख में त्रिरत्न की चर्चा करता, बुद्ध, धम्म और संघ की। इसी धम्म से निकला है उसका धम्म नीति। ठीक। मगध का राजा प्रियदर्शी कहा है, एकमात्र अभिलेख, एकमात्र शिलालेख जिसमें अपने आप को मगध का राजा प्रियदर्शी कहा है, वो कौन है? भाबरू में। ठीक। अब आता सारे कुना, जो कंधार सबसे उत्तर सुदूर उत्तर पश्चिम में था। यानी सबसे उसका सुदूर उत्तर पश्चिम में कौन था? सारे कुना, जो आज पड़ता है कंधार में, जो आज देश है अफगानिस्तान। ये द्विभाषीय अभिलेख है, एकमात्र अभिलेख जो क्या है? द्विभाषीय है। एकमात्र शिलालेख जो क्या द्विभाषीय है, मैंने उस अभिलेख पर 2 भाषा का यूज किया, ग्रीक का भी और अरमाइक का भी। निगाली सागर, ये नेपाल की तराई में पड़ता है। नेपाल की तराई पड़ता है। कहा जाता है कि यहाँ पर इसने 2 बार गया था। दूसरी बार में उसने कनक मुनि की जो बौद्ध स्तूप था उसको सिंगल था, उसको डबल करवा दिया था। तो बौद्ध कनक मुनि के बौद्ध स्तूप को दुगुना करवाया किस शिलालेख में चर्चा करता है? त्रिरत्न की चर्चा किस शिलालेख में? भाबरू में है। द्विभाषी वाला कौन है? सारे कुना। अब होता स्तंभ लेख, जो पिल्लर पर लिखा गया है, रुमंदेई स्तंभ लेख। ये नेपाल की तराई में है, रुमंदेई स्तंभ लेख। इसी अभिलेख में कहा था कि जब वो गया था तो देखा कि मेरे जो इष्ट देव है यहीं पर जन्म लिए थे। तो देखकर उसने रो दिया वहाँ पर। रोने के बाद कहा कि मैं उन लोगों से कर ले रहा हूँ जो मेरे इष्ट देव के यहाँ से लोग बिलोंग करते हैं। तो उसने वहाँ पर कर को क्या कर दिया था? पहली बार में पूर्णतः माफ़ कर दिया था। बाद में उसको जब आय की हानि लगी तो कर को 1/8 कर दिया। ठीक। तो कहाँ के कर को पूर्णतः माफ़ कर दिया था रुमंदेई, लेकिन बाद में उसने 1/8 लगा दिया जब उसको कर की हानि होने लगी।
इसी एक एकमात्र अभिलेख से पता चलता है कि बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में हुआ था। हित बुद्ध जाते, मैंने बुद्ध यहीं जन्म लिए थे। बुद्ध यहीं जन्म, जाते मैंने जन्म, हित मैंने यही, बुद्ध यहीं जन्म लिए थे। किससे का अभिलेख चलता है पता? रोमंदई अभिलेख से। ठीक, तो बुद्ध की पैदाइशी वाला एक मात्र अभिलेख कौन है? रोमंदई। गुफा, बराबर गुफा, नगर्जनी गुफा। नगर्जनी गुफा उसके पोते का था, दशरथ का। पहले भी क्लास में बता चुके थे कि उसने बराबर में जो गुफा दान दिया 3 दिया था, सुदामा, नयागौरथ और लोमहर्षि। तो दे देगा कि सुदामा, नयागौरथ और लोमहर्षि, और नागार्जुनी का संबंध किससे नहीं है? तो नागार्जुनी का संबंध है दशरथ से, उसके पोते से। अशोक ने यहाँ पर अजीवक संप्रदाय बताए थे, जिसका संस्थापक था मखली पुत्र घोषाल। मखली घोषाल था जो किसका शिष्य था, चेला था, जो महावीर का चेला था, लेकिन उससे संबंध विच्छेद कारण उसने उनसे अपने आप को अलग कर लिया और आजीवक संप्रदाय की क्या कर दी थी? स्थापना। और स्थापना उसी आजीवक संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए, ठहरने के लिए बराबर में अशोक ने गुफा दान किया था, जिसकी चर्चा वो इसमें करता है। नेक्स्ट, प्रमुख तथ्य अब अभिलेख से। तो अशोक का जो अभिलेख है वो किन किन देशों में मिलता है? इंडिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और नेपाल में। ठीक, अशोक के नाम का अभिलेख कहाँ कहाँ मिलता है? मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उदयगोलन। अब कहता है कि दिल्ली मेरठ टोपरा स्तंभ को किसने ले आया था दिल्ली? तो फिरोज शाह तुगलक ने, FST ने। पुस्तक अशोक के किस अभिलेख को दिल्ली लाया था? तो मेरठ और टोपरा अभिलेख को वो दिल्ली ले आया था। गिरनार अभिलेख है। अशोक और CM का नाम एक साथ है। तो देखो, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख, अशोक और चौथ मौर्य का उल्लेख वाला अभिलेख एक साथ किस में है? तो गिरनार में है। ठीक, अब होता है गिरनार में क्या हो, तो ये गुजरात में एक जगह है सौराष्ट्र, यहीं पर झील बनाया था, सुदर्शन झील। इसी सुदर्शन झील की चर्चा गिरनार अभिलेख में है, जिसमें सबसे पहले CM के बारे में चर्चा है, फिर उसके बाद अशोक का चर्चा है, फिर उद्दामन का चर्चा है, फिर स्कंदगुप्त का चर्चा है। तो 2 मौर्य शासकों की चर्चा किस अभिलेख में है? तो गिरनार में। इसी सुदर्शन झील के कारण इसका नाम पड़ा कि दोनों का एक साथ नाम पड़ा है। यानी सुदर्शन झील का जब चंद्रगुप्त मौर्य निर्माण कराया था, उसमें लिखा था कि मैंने झील का निर्माण कराया है। फिर उसका जो पोता है अशोक, उसने बनाया तो उसने भी लिखा कि मैंने भी झील का निर्माण कराया है। इसलिए 2 मौर्य शासकों की चर्चा वाला अभिलेख कौन है? गिरनार। अशोक और CM की अभिलेख किसमें है? गिरनार। ठीक, कौशाम्बी एक अभिलेख है, इसमें उसने अपने पत्नी करवाकी के बारे में चर्चा किया है, तीवर के बारे में चर्चा किया है। जब समुद्रगुप्त आया, गुप्त वंश जब आया, तो उसका जो समुद्रगुप्त था उसने भी इस अभिलेख पर अपनी कुछ चर्चाएं की है। और मुगल शासक जब जहांगीर आया तो इस कौशाम्बी अभिलेख को अपने पास लाया, दिल्ली में लाया, और उस पर अपना भी नाम उत्कीर्ण करवा दिया। तो इसलिए इसमें 4 चीज़ों को चर्चा है। पूछ सकता है अशोक की पत्नी और पुत्र का एक साथ चर्चा किस अभिलेख में? कौशाम्बी में है। समुद्रगुप्त और जहांगीर की चर्चा किस अभिलेख में? कौशाम्बी में है। ठीक, अशोक के अभिलेखों में प्रिय नाम क्या है? प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय। यानी अशोक अपने सभी अभिलेखों में प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय लिखवाता है। नेक्स्ट, अन्य अभिलेख, यानी अशोक के बाद के जो अभिलेख है उसको अन्य अभिलेख में रखते हैं। इनमें महत्वपूर्ण है गिरनार, जो आफ्टर मौर्य में मिलेगा। ये रुद्रदामन का शक शासक जब शक भारत पर अटैक किए थे, तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। 151 ईस्वी का है। शुद्ध संस्कृत में, ध्यान रखना, जितने भी अभिलेख थे पहले प्राकृत में थे, बाद में कुछ प्राकृत प्लस संस्कृत भी हुए। और ये अभिलेख था मात्र कैसा अभिलेख जो पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा में है। तो एकमात्र संस्कृत वाला अभिलेख कौन है पूर्ण रूप से? शुरुआत कौन था? ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसी अभिलेख में भी बताए थे कि सौराष्ट्र में निर्मित सुदर्शन झील का चर्चा है। CM के समय पुष्यगुप्त प्रांतीय गवर्नर था, अशोक के समय तुषास्क था, रुद्रदामन के समय सुविशाख था, स्कंदगुप्त के समय में चक्रपाली था। तो 4 राजाओं की इसमें चर्चा है नाम का, जिसमें 2 मौर्य से हैं, ये आफ्टर मौर्य से, ये गुप्त काल से है। तो स्कंदगुप्त किस काल से है? गुप्त काल से।
रुद्रदामन आफ्टर मौर्य है, ये दोनों किससे हैं? मौर्य से। तो मौर्य शासक, आफ्टर मौर्य शासक और गुप्तकालीन शासकों की इस अभिलेख में क्या है? चर्चा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट, बेसनगर स्तंभ लेख। हेलियोडोरस द्वारा भागवत धर्म को अपनाने की चर्चा पूरी जगह किस में है? तो कहा जाता है कि मगध में भागवत का शासन था। उसी समय यूनानी यात्री हेलियोडोरस भारत आया। उसने यहाँ पर भागवत की प्रतिमा को देखकर काफ़ी प्रभावित हुआ और अपने आप को भगवत धर्म अपना लिया था। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? खारवेल का है। ठीक, इसमें कलिंग की नहर, कलिंग में उड़ीसा में कलिंग में नहर खुदवाया था खारवेल ने, इसकी चर्चा है। और जैन भिक्षु के लिए उदयगिरी गुफा का निर्माण कराया था। तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में क्या क्या चर्चा है? कलिंग में नहर खुदवाने का और उदयगिरी गुफा किसके लिए? जैन भिक्षु के लिए। नेक्स्ट है अयोध्या अभिलेख, जो पुष्यमित्र शुंग का है। इसी में कहा था कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। सबको पता है कि प्राचीन काल में, एंशिएंट काल में हम लोग पढ़ेंगे तो यज्ञ होता था, जैसे रासु यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ। रासु यज्ञ जब राजा राज्याभिषेक करता था। वाजपेयी जब राजा को युद्ध जीत करता था तो घुड़दौड़ करता था। अश्वमेध मतलब अपने किसी प्रांत को जीतना होता था तो घोड़े को छोड़ देता था। जहाँ जहाँ उसका घोड़ा जाता था तो कोई उसको आबाद गति से कोई उसको पकड़ता नहीं था, तो मान लेता कोई प्रांत मेरा है, और जो उस घोड़े को पकड़ लिया उसको लड़ना पड़ता था। और अग्निष्टोम मतलब आग के समक्ष सुरापान करना। तो पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ की चर्चा किस अभिलेख में किया है? अयोध्या में। और इसी अभिलेख में बताया था भी हम अशोक का पशुवध प्रथा को समाप्त कर दिया गया, यानी अब पशुवध आप कर सकते हैं राजकीय द्वारा। सारनाथ अभिलेख है, जिसमें चौथे बौद्ध सम्मेलन की चर्चा भी आई है। कुछ जगह चौथा बौद्ध सम्मेलन के आदेश जो कश्मीर के कुंडल बन हुआ था, उसकी किस अभिलेख में चर्चा? सारनाथ अभिलेख में, जो कनिष्क का है। नासिक अभिलेख में भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण, यानी जब राजा सतवाहन शासक, कहा था सतवाहन शासक जो महाराष्ट्र में थे, इस सतवाहन शासकों ने जब भूमिदान दिया तो भूमिदान देने वाले को, मिलने वाले को वहाँ पर अभिलेख में चर्चा करते थे कि मैंने इसको भूमिदान दिया। तो भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किस अभिलेख में? नासिक अभिलेख में। किस शासकों ने करवाया था? सतवाहनों ने। नेक्स्ट आता गुप्त काल में, गुप्त काल का अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति। हरिश्चंद्र जो दरबारी कवि था वही इसने लिखा था। इसमें चौथ प्रथम और समुद्रगुप्त की चर्चा है। ठीक, समुद्रगुप्त की माता और चौथ प्रथम की पत्नी कुमार देवी की चर्चा किस प्रशस्ति में है? प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक, कुछ देता है। और दक्षिण और उत्तर भारत को एक साथ इसने हराया था समुद्रगुप्त ने, इसीलिए इसका नाम पड़ा था भारत का नेपोलियन। तो इसको भारत का नेपोलियन क्यों कहा गया था? तो इसने उत्तर और दक्षिण के राजाओं को एक साथ हराया था, इसलिए भारत का नेपोलियन कहा गया था। जिसकी चर्चा किस अभिलेख में? प्रयाग प्रशस्ति में। अब आता है मेहरौली स्तंभ लेख, जो किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय का है, जो दिल्ली के कुतुब मीनार में है। ठीक, के पास है। इसी में कहा, इसी अभिलेख में उसने लिखा है कि शक शासक रुद्रसेन द्वितीय को अंतिम रूप से इसने हरा दिया था। और यहाँ से तो शकों का उन्मूलन किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस अभिलेख में चर्चा है? तो मेहरौली अभिलेख में चर्चा है। नेम है भित्रीय स्तंभ लेख, जो स्कंदगुप्त का है। हुणों का प्रथम बार आक्रमण करने की चर्चा किस अभिलेख में है? भित्रीय स्तंभ लेख में। नेक्स्ट, एरण अभिलेख भी है, जो भानुगुप्त का है। कब का? ये 510 ईस्वी का है। और किस काल का? ये गुप्त काल का ही भी है। ठीक, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किससे मिलता है? एरण अभिलेख में। ठीक, कहा था कि इसमें राजा था भानुगुप्त, उसका सेनापति था गोपराज। उसी के समय तोड़माड़ ने हुण शासक तोड़माड़ ने भारत पर अटैक किया। तो गोपराज काफ़ी शक्तिशाली तरीके से लड़ा, और लड़ने के बाद अंततः हुणों का आक्रमण से बच नहीं पाया और मारा गया। उसी के वियोग में इसकी पत्नी ने सती हो गई। उसी की यादगार में भानुगुप्त ने अपने एरण अभिलेख में सती प्रथा का चर्चा करा दिया। मंदसौर अभिलेख, ये कुमारगुप्त प्रथम का है। ठीक,
इसी में रेशम बुनकरों की चर्चा है कि रेशम बुनकर ने क्या किया था, सूर्य मंदिर बनवाने की चर्चा है, जो व्यापारियों के शक्तिशाली होने का प्रतीक है। व्यापारी कितने ताकतवर थे कि मंदिर बनाने तक का क्षमता रखते थे। एहोल अभिलेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है, ठीक। पुलकेशिन द्वारा इसमें हर्ष को हराने की और पल्लव को हराने की चर्चा है। तो पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्ष और पल्लव शासकों को हराने की चर्चा किस अभिलेख में है? एहोल। बांसखेड़ा हर्षवर्धन का है। इसी में अग्रहार और ब्रह्मदेव भूमि, यानी इस हर्षवर्धन ने ब्राह्मणों को जो भूमि दिया वो ब्रह्मदेव का लाया, और जो अधिकारियों को दिया ब से ब्राह्मण, ब से ब्रह्मदेव, अ से अधिकारी, अ से अग्रहार। तो अधिकारियों को जो वेतन मिलता उसको अग्रहार भूमि, जो ब्राह्मणों को मिलता था कर मुक्त था, ये इसी से बाद में देखेंगे सामंतवाद का पैदा लेता है, ठीक। अभिलेख जितने भी अभिलेख इसमें हमने बताया, सारा अभिलेख इम्पोर्टेंट है, इससे फालतू नहीं आता है, जितना है इसमें उतना ही पढ़ा है, ठीक। धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतजार करें। अगला वीडियो हम लोग का सिक्का और मृदभांड पर आएगा, ठीक। वो हमारा सोर्सेज नंबर 3 होगा, और इस तरह से हमारा सोर्सेज पहला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक।